चालू हुआ रिकॉर्डिंग? हो गया। चलिए चालू करना है अपने को मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास ऐसे तो अपने को 1206 से पढ़ना है, लेकिन इसका स्टार्टिंग हो जाता है 712 ईस्वी में, 712 एडी में, जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है भारत पर। ये मुस्लिम शासक था, ठीक है। तुम लोग को उधर कुछ नहीं जानना है अभी। मध्यकालीन भारत का इतिहास मेन चालू होगा 1206 1206 से लेकर 1707 1707 तक। 1206 से लेकर 1707, ठीक है। इसको बोलते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक। इसमें भी 2 फेस याद रखना है। पहला फेस कहलाएगा दिल्ली सल्तनत काल। इसमें भी कितने फेस? 2 फेस। पहला वाला कहलाता है दिल्ली सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत काल, और एक कहलाता है मुगल काल। मध्यकालीन भारत का इतिहास टाइम पीरियड याद रखना है आपको ना। 1206 से लेकर 1707। 1707 यहाँ पर औरंगजेब का मृत्यु होता है, और यहाँ पर 1206 में मोहम्मद गौरी का मृत्यु होता है। इनके बीच का टाइम पीरियड कहलाता है मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक। आपको सिर्फ दिल्ली सल्तनत काल पढ़ने से पहले या मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ने से पहले एक व्यक्ति को जानना है, इसका नाम है गौरी। गौरी मतलब मोहम्मद गौरी। इसके बाद प्राचीन भारत के इतिहास से मध्यकालीन भारत के इतिहास का कोई लेना देना नहीं है। इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए तो पूरा कहानी बदल जाएगा। देखिए गौरी के बारे में आप जानते हो, पृथ्वीराज चौहान के साथ इसका 2 बार लड़ाई होता है। एक को बोलते हैं 1191 तराइन का पहला युद्ध। लिखना कोई नहीं, बस सुनना। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन का फर्स्ट वार। 1192 सेकंड बैटल ऑफ तराइन, तराइन का दूसरा युद्ध। इन दोनों युद्धों में होता क्या है, तो पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी हार जाता है, लेकिन दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी क्या हो जाता है? जीत जाता है। और भारत का एक बड़ा भूभाग और एक बहुत बड़ा पार्ट मुस्लिम शासकों के अधीन हो जाता है या गौरी के अधीन हो जाता है। इस गौरी को ये तराइन का सेकंड वार, सेकंड बैटल लड़ने के लिए बुलाया रहता है पृथ्वीराज चौहान का ही ससुर जयचंद। जयचंद, ये जयचंद पृथ्वीराज चौहान से बहुत चिढ़ता था, क्योंकि संयोगिता को उठा के उसके साथ ब्याह कर लेता, उसकी बेटी के साथ। ये जयचंद किससे चिढ़ता रहता था? पृथ्वीराज चौहान से। इसीलिए तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की तरफ से जयचंद लड़ते हुए पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं, ठीक। और भारत पर एक मुस्लिम शासक का शासन चालू होता है, मोहम्मद गौरी का। लेकिन मोहम्मद गौरी को किराए में बुलाने के कारण बोलता है, भैया अब तू जा, मेरे को शासन पाशन दे। कौन बात करता है? जयचंद। लेकिन इस जयचंद को 1194 चंदावर का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर के युद्ध में इस जयचंद की मौत के घाट उतार देता है। कौन? गौरी। अब पूरा दिल्ली से लेके आजू बाजू, पहले इनसे पहले राजपूत वंश थे, छोटे 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 राजपूत वंश, 13 14 15 18 ठो राजपूत वंश। ऐसे तो राजपूतों की कुल संख्या बोला जाए तो 36 थी,
छोटे छोटे राजवंश। अब ये सबसे बड़े राजपूतों को हराकर मुस्लिम शासकों का शासन आ गया। तराइन के दूसरे लड़ाई से और चंदावर के लड़ाई से ये शासन प्रशासन किसके पता पूरा भारत में किसका शासन होने लग गया? मोहम्मद गौरी का। ये गजनी का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? अफगानिस्तान के उस पार गजनी, ठीक है, पाकिस्तान, ईरान, इराक वाला जगह सुने, अफगानिस्तान, गजनी का रहने वाला था। लेकिन ये इसको अपने जगह से बड़ा प्रेम था। ये यहाँ पर शासन नहीं किया। शासन नहीं किया तो किया क्या? इसका एक गुलाम था, गुलाम, स्लेव, ठीक है, मोहम्मद गौरी का गुलाम जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका एक गुलाम नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इस कुतुबुद्दीन ऐबक को ये वाला एरिया देकर, कौन सा वाला एरिया? ये देखो, ये दिल्ली, इधर देखिए दिल्ली, आसपास आहोर, लाहौर, ये सब, ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया किसको दे दिया? अपने दामाद को। गुलाम के साथ साथ दामाद भी था, सन इन लॉ। गुलाम ही नहीं था, गुलाम के साथ साथ क्या था? उसका दामाद भी था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको सारा राजपाट यहाँ पर मेरे नाम पर तू कर, मेरे नाम पर कौन करेगा? तुम करोगे, ये बोलकर गौरी वापस कहाँ चला जाता है? गजनी। कहाँ चला जाता है? गजनी। लेकिन गजनी एक बार फिर 1206 1206 में पंजाब, सिंध, ये देख हरियाणा वरियाणा के पास यहाँ पर एक जनजाति है, नाम है खोखर जनजाति। गौरी का अंतिम युद्ध खोखर जनजाति, खोखर जनजाति, खोखर जनजाति के लोगों के विरुद्ध ये आखिरी लड़ाई लड़ने आता है। आखिरी लड़ाई इसलिए बोलता हूं कि इस लड़ाई में भले गौरी जीत जाता है, परंतु इतना घायल हो जाता है कि उसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु। तो ये जैसे गौरी मरा, ये जैसे गौरी मरा तो इसका कोई वंशज नहीं था, इसका कोई भी पुत्र नहीं था। इसलिए इसका सारा राजपाट, जितना भी शासन था, जितना भी जीता हुआ, ऑक्यूपाइड किया हुआ जगह था, जितना भी जीता हुआ जगह था, इसके 3 प्रमुख गुलामों के बीच में बढ़ जाता है। इसके कितने प्रमुख गुलाम थे? 3 गुलाम, 3 स्लेव। गौरी के 3 गुलाम। मोहम्मद गौरी के कितने गुलाम? 3। तीनों का नाम याद रखना है आपको, जरूरी है। मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम। पहला यल्दौज, पहला क्या नाम है? यल्दौज। दूसरे वाले का नाम याद रखना है कुबाचा, और तीसरे वाले का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक। इन तीनों के बीच इसके समस्त जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जीते हुए जगह थे, इन तीनों के बीच में क्या किया जाता है? उसका बंटवारा कर दिया जाता है। यल्दौज को मिलता है गजनी, यल्दौज कहाँ का शासन प्रशासन संभाल रहा है? गजनी का। कुबाचा को मिलता है सिंध, मुल्तान, सिंध, मुल्तान, ये इलाका। और ऐबक को मिलता है दिल्ली। दिल्ली के साथ साथ याद रखना लाहौर। यह इलाका कौन पाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। 3 गुलाम, 12, देखो 1206 में इसकी मृत्यु हुई। 1206 में किसकी मृत्यु होती है? गौरी की।
गौरी निसंतान था, इसलिए इसके संपत्ति का बंटवारा इसके गुलामों के बीच में होता है। इसके 3 प्रमुख गुलाम थे, एक का नाम था यल्दौज, दूसरे का नाम कुबाचा और तीसरे का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक। यल्दौज को मिलता है गजनी का हिस्सा, ये पाता है सिंध का हिस्सा, और कुतुबुद्दीन ऐबक पाता है दिल्ली लाहौर वाला हिस्सा। हमको वो दोनों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अपने को भारत का इतिहास पढ़ना है। और भारत वाला हिस्सा किसको मिलता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको मिलता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। यहाँ तक ही कहानी थी, बस इतनी कहानी थी। यहाँ से चालू क्या होता है? मध्यकालीन भारत का इतिहास या गुलाम वंश। यहाँ से क्या चालू होगा? चूंकि ये क्या था? गुलाम था, इसीलिए जो वंश बनेगा उसका वंश का नाम क्या होगा? स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। ठीक है, तो ध्यान से याद रखिएगा, अपने को मध्यकालीन भारत के इतिहास को 2 पार्ट में पढ़ना है। और चूंकि गुलाम वंश या इस वंश जो भी था, दिल्ली के जो भी राजा बनेगा वो अपना राजधानी बना रहा था दिल्ली को। मैक्सिमम लोगों ने अपनी राजधानी किसको बनाई? दिल्ली को, इसलिए नाम पड़ गया दिल्ली सल्तनत काल। तो दिल्ली सल्तनत काल हमको पढ़ना है 1206 से 1526, ठीक है। और उसके बाद मुगल काल पढ़ना है 1526 से 1707। अगर इनको एक साथ बोला जाएगा तो बोला जाएगा मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसको और इसको एक साथ, इसको क्या बोल नाम दिया? दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। और ये हुआ मुगल वंश। अगर एक बार में बोलना है तो ये इतना साल क्या, इतना शासनकाल क्या कहलाएगा? दिल्ली सल्तनत। ये क्या कहलाएगा? मुगल वंश। एक साथ जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? मध्यकालीन भारत का इतिहास। टाइम पीरियड दिमाग में चलते रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो मैं आपको स्केल बता रहा हूँ एकदम नए पेज से, ये ध्यान से याद रखिएगा। ये स्केल हमेशा दिमाग में घूमते रहना चाहिए, जो चीज़ें अब बताने जा रहा हूँ मैं। हेडिंग डालिए दिल्ली सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत काल। जैसे जो चीज़ें जैसे बोल रहा हूँ वैसे याद रखना, कोई हिंदी मीडियम नहीं, मैं इंग्लिश मीडियम नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बता दिया गुलाम वंश को स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, इससे ज़्यादा क्या बताऊँ, ठीक है। गुलामों को 50 प्रकार का नाम होगा, उसके लिए दास वंश इसी को बोला जाएगा। गुलाम दास मतलब भी गुलाम ही होता है। तो ये बहुत सारे नाम हैं, आपको याद रखना है। सबसे पहला चीज़ मध्यकालीन भारत का इतिहास, एक लाइन में अगर आपको पूरा डायनेस्टी याद रखना है एक साथ, क्या बोलता है? इनको शासन क्रम के आधार पर जमाइए। अब आधा अधूरा ज्ञान से क्वेश्चन नहीं बनने वाला। इनको क्या बोलता है? शासन क्रम के आधार पर जमाइए। तो आपको एक लाइन में याद रखना, देखो गुलाब खिला तो सबने लाल मांगा। राजवंश या वंशों का ट्रिक, डायनेस्टी का ट्रिक, गुलाब खिला तो सबने लाल मांगा। पहले तो इतना, पहले 3 बार 4 बार बोलना, ये याद हो जाएगा। अरे कहीं भी गुलाब खिलेगा तरह तरह का, तो मांगेगा कौन सा आदमी? लाल ही गुलाब मांगेगा, है ना, ठीक है। तो आपको यहाँ से याद रखना है, इससे हो गया गुलाम वंश, इससे हो गया खिलजी वंश, इससे हो गया तोमर वंश, तुगलक, सैयद वंश, लोदी वंश, और इसके बाद ये मुगल वंश जोड़ोगे तब आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास पूरा होगा। अगर मुगल नहीं जोड़ोगे तो इतना ही है दिल्ली सल्तनत काल।
ये मुगल काल अलग से याद रखना बेटा, मैं लिख दे रहा हूँ भले मुगल, लेकिन दिल्ली सल्तनत में इसको इंक्लूड नहीं करना, मुगल काल अलग पढ़ना है। ठीक है। दिल्ली सल्तनत काल में टोटल 5 राजवंश, गुलाब खिला तो सबने लाल, उसके बाद मांगा इसलिए बोल दिया क्योंकि पूरा एक लाइन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। गुलाब खिला तो सबने लाल मांगा, कोई दिक्कत, दे दो लाल मांग रहे तो। हुआ याद रात्रे? हाँ, ये याद रखना है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश और मुगल वंश, ये याद रखना है। ठीक। संस्थापक, फाउंडर, संस्थापक, इनसे सवाल ऐसे ही पूछेगा। ऐबक जल गया खीबों से, कौन? देखो, गुलाम वंश का संस्थापक तो आपको पता है कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये तो ठीक है, चलो याद हो गया। ये खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन तुगलक, ये देखो सैयद का, ये केवल खास खा को पकड़ना है, खिज्र खां, खिज्र खां। लोदी, ये देखो ब को बस पकड़ना, बहलोल लोदी, बहलोल लोदी, भकलोल नहीं कर देना है, बहलोल लोदी। कौन सा लोदी? बहलोल लोदी। ये सा को कर देना साइलेंट। और ये मुगल वंश का संस्थापक अलग से याद रख लेना, बाबर। कोई काम नहीं यहाँ पर, ये मेन याद रखना है। पहले तो ये याद रखिए, ऐबक जल गया खीबों से, 2-4 बार बोलिए, ऐबक जल गया खीबों से। ऐबक से कुतुबुद्दीन ऐबक, गया से गयासुद्दीन खिलजी, जल गया तो ज से जलालुद्दीन खिलजी, गया गयासुद्दीन तुगलक, खीबो तो ख से याद है ना, खिज्र खां। तो सैयद वंश के संस्थापक का नाम, फाउंडर का नाम खिज्र खां, और लोदी वंश के संस्थापक का नाम बहलोल लोदी। लोदी वंश के संस्थापक का नाम बहलोल लोदी। इतना याद हुआ? और आखिरी याद रखना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड नहीं याद रखना है, किसने कितना शासन किया। किसने कितना शासन किया, मतलब कौन मैक्सिमम समय तक रूल्ड किया, कौन मिनिमम समय तक रूल्ड किया। शासन, रूलिंग टाइम, शासन। देखो, ये है शासक, ये है फाउंडर्स। कौन इस वंश का स्थापना करने वाले को बोलते हैं? फाउंडर। ठीक है। तो गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का जलालुद्दीन, तुगलक का गयासुद्दीन, सैयद का खिज्र खां, लोदी का बहलोल लोदी। ठीक है। अब मैं यहीं पर इनका टाइम पीरियड लिख देता हूँ, इसको देखकर आप बताइए। देखो, गुलाम वंश ये रहेगा 1206 से
1290, ठीक है। तेरह 1320, बारह सौ छः से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1414, 1414 से 1451 और 1451 से लेकर 1526, ठीक है। 1206 से 1290, 1290 1320, 1320 से 1414, 1414 से 1451, 1451 टू 1526 और यहाँ से चालू हो जाएगा 1526 से लेकर 1707 तक मुगल डायनेस्टी। कौन सा डायनेस्टी? मुगल डायनेस्टी। अब इसको देखकर बताइए, एक मैं यहाँ पर कोड लिख देता हूँ, वो तो ठीक है, आपको याद रहे ना रहे, इतना किसी को याद ना रहा तो ये इतना बस याद रखना, तुगलक सखी मतलब सबसे लंबा शासनकाल किया तुगलक वंश। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा। दिल्ली सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा समय तक शासन किसने किया? तुगलक वंश। टोटल दिल्ली सल्तनत काल में कितने वंशों ने शासन किया? 5। इस 5 में सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया? तुगलक। दूसरे नंबर पर गुलाम वंश, तीसरे नंबर पर लोदी, ये कोई मतलब नहीं है, साइलेंट है। चौथे नंबर पर सैयद और सबसे कम समय के लिए क्वेश्चन ये यूपीएससी में आया है। दिल्ली सल्तनत काल के 5 राजवंशों में सबसे कम समय के लिए शासन कौन करता है? तो खिलजी वंश। और इसी खिलजी में इतने कम समय में सबसे खतरनाक आदमी पैदा होगा, अलाउद्दीन खिलजी। पद्मावती देखा है ना? हाँ, अलाउद्दीन खिलजी वही। अब देख ले, सबसे कम शासनकाल कहाँ, कब तक? 1290 से 1320, केवल 30 साल, ठीक है। तो ये आपको ये देख, अब आपके दिमाग से ये स्केल नहीं हिलना चाहिए। 50 बार पढ़े हो, 50 बार भूले हो, कारण यही है। ये दिमाग में ये स्केल चलते रहना चाहिए, बस स्केल चलते रहेगा, कोई भी चीज़ नहीं भूलोगे। 1206 से 1707 आपका दिमाग में यही होना चाहिए, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है। जो थोड़ा सा कोरिलेशन था मैं कर दिया पीछे, उसके बाद इससे कोई लेना देना नहीं, पिछले इतिहास से इसका कोई लेना देना नहीं, एकदम फ्रेश हो गया ये, ठीक। अब आपको इतनी, ये देखो, ये स्केल याद रखना है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में अपने को सबसे पहले क्या पढ़ना है? गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश, फिर मुगल वंश। इसके बाद आधुनिक भारत में एंट्री, सीधा डायरेक्ट यूरोपीय कंपनियों का आगमन, पुर्तगाली, यूरोपी, फलाना ढेकाना, फ्रांस, ब्रिटेन, सबका आना चालू। इसके बाद कांग्रेस की स्थापना, नरम दल, गरम दल, गांधी युग, स्वतंत्रता। इतना आसान नहीं है, ठीक है, बोल दिया वो ठीक है, ये सीक्वेंस है, ये स्केल, इसीलिए बोला ना, स्केल नहीं भूलना है। क्या नहीं भूलना है? स्केल, ये स्केल है। मैं तो सीधा गुलाम वंश से हेडिंग डाल देता, लेकिन तू उससे कोई फर्क तुमको समझ में नहीं आता। ये स्केल एनी टाइम दिमाग में चलना चाहिए बस। उसके बाद देखो कैसे चुटकियों का खेल है। चलिए अब डालिए हेडिंग, सबसे पहले इसमें गुलाम वंश, गुलाम डायनेस्टी। क्यों गुलाम वंश हेडिंग डाल रहे हैं अपन को? अब समझ में आ रहा है ना भाई? दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले अपने को कौन सा डायनेस्टी पढ़ना है? गुलाम डायनेस्टी।
गुलाम वंश। गुलाम वंश में अगर डीपली घुसा जाए, और इसमें और 3 वंश हैं। गुलाम वंश में और डीपली घुसा जाए तो इसमें भी 3 वंश हैं। ठीक है, गुलाम वंश में और अपने को कितना वंश पढ़ना है? 3। इसमें एक है कुतुबी वंश। कुतुबी वंश क्यों? संस्थापक का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए नाम पड़ गया क्या? कुतुबी वंश। दूसरा वंश पढ़ना है अपने को शमसी वंश। शमसी वंश, ठीक है। और तीसरा याद रखना है बलबनी वंश। शमसी वंश का संस्थापक इल्तुतमिश और बलबनी का गियासुद्दीन बलबन। ये आगे बताऊंगा आपको, अभी चालू हुआ है बस। बलबनी वंश मेन हेडिंग क्या डाले हो? गुलाम वंश। गुलाम वंश में भी अपने को कितने वंश पढ़ने हैं? 3। और इतना डीप में घुसे तब की बात कर रहा हूँ, इतना डीप कोई जानता भी नहीं है, फिर भी चलिए। 1206 से 1211, 1212 से 1265, 1266, 1290, ठीक है। क्योंकि टोटल गुलाम वंश कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है अपने को? 1206 से लेकर 1290। प्राचीन भारत का इतिहास का नोट्स आपको 15-20 दिन में अवेलेबल हो जाएगा। नोट्स, ठीक है, जो पढ़ाया हूँ मैं 15-20 दिन में आपको वो अवेलेबल हो जाएगा। उसको घर में पढ़ते रहिए और पलट के रिसाइकल में आपको पढ़ाना ही है मेरे को, ठीक है ना? वो तो पढ़ाऊंगा ही मैं। जैसे ये मिडिवल ख़त्म होगा, मिडिवल का नोट्स मिल जाएगा। आधुनिक ख़त्म होगा, आधुनिक का नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें गुलाम वंश, अब ये सब आपको नहीं जान, इतना बस मोटा मोटा जान लिए। कुतुबी वंश होता है, शमसी वंश होता है, बलबनी वंश होता है, बस ये 3 ठो जानना भर था, ठीक है। संस्थापक बता तो दिया, कुतुबी वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबनी वंश का इल्तुतमिश, शमसी वंश का इल्तुतमिश और बलबनी वंश का बलबन आएगा। चलो, ये देखो, ये सारे के सारे गुलाम थे। एनी हाउ किसी ना, हर कोई किसी ना किसी का गुलाम था, स्लेव था, इसलिए नाम क्या पड़ गया? डायनेस्टी का ही नाम क्या पड़ गया? गुलाम। देखो, इसीलिए इसका संस्थापक, फाउंडर, संस्थापक ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये इसका संस्थापक हुआ। ये गौरी का गुलाम था, आपको बता चुका हूं। इसके मेन 3 गुलाम थे। ऑलरेडी इसका सन इन लॉ, इसका क्या था? दामाद था। इसीलिए इसको दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों को देकर गौरी चला गया। बाद में जब 1206 में गौरी की मृत्यु हुई तो ये एक फ्री रूलर बना, स्वतंत्र शासक बना। लेकिन इसके बाद भी ये ऐसा व्यक्ति था, राजधानी पहले याद रखना, चलो ठीक है। राजधानी देखो, राजधानी, इसने राजधानी बनाता है लाहौर को। लाहौर को क्यों बनाया? क्योंकि लाहौर में कुछ लोग इसकी मदद करते थे। लाहौर में कुछ तुर्क सरदार बोलने का मतलब तुर्क ऑफिसर्स इसका हेल्प करते थे शासन प्रशासन में। मंत्रिमंडल हुआ इनका। अगर दिल्ली आ जाता तो इसको एक व्यक्ति से बहुत डर था, जिसका नाम था यल्दौज। क्यों? गौरी की मृत्यु के पश्चात उसका शासन प्रशासन कितने लोगों में बटा? 3 लोगों में, यल्दौज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन ये यल्दौज को पूरा का पूरा जगह चाहिए था, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को डर था। किससे डर था? यल्दौज से। इसीलिए अपनी राजधानी कहाँ नहीं लाया वो? दिल्ली। कहाँ बनाया?
लाहौर। क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पर इसके कुछ लोग बहुत ज़्यादा मदद किया करते थे, इन्हीं को बोला जाता है तुर्क ऑफिसर या तुर्क सरदार। आगे चल के इल्तुतमिश इन्हीं को लेकर बनाएगा चालीसा दल। चालीसा दल 40 लोगों का एक दल जो इसके शासन प्रशासन में मदद करता था। तुर्क ए, इसी को तुर्क ए चहलगामी, तुर्क ए चालीसा इन नामों से भी जाना जाता है। इन्हीं को लेकर कौन बनाएगा? इल्तुतमिश। कौन बनाएगा? अभी लेकिन आपको कुछ नहीं याद रखना है, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर। कारण यलदौज का डर। कारण क्या था? तो यलदौज का डर। ठीक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेके 1210 इतने तक शासन करेगा। ठीक। 1206 से 1210। ये देखो 1206 में जैसे कौन मर गया? 1206। 1206 में गौरी मर गया। चाहता तो सुल्तान की उपाधि धारण कर लेता, लेकिन ये कट्टर एकदम अपना, जैसे उसको देखे थे बाहुबली पिक्चर में कटप्पा को, कैसा भक्त था वो, वैसे ही गुलाम, अब वैसे ही गुलाम हुआ करते थे। वो उधरी का तो था, अफगान इराक तरफ का, तो गुलामों का एकदम कट्टर गुलाम। इसने 1206 में चाहता तो सुल्तान की उपाधि धारण कर लेता, लेकिन ये हमेशा सिपह सालार ही बनकर रहा। सिपह सालार, और अपने आप को सिपह सालार और मलिक, बस इससे ज़्यादा अपने आप को नहीं मानता था। नाट मालिक रे, मलिक। ठीक है। क्वेश्चन पूछता है दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने कभी भी मतलब दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की या राजा नहीं बना। याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहुत वफादार व्यक्ति। जबकि 1208 में 1208 गौरी का भाई खुद इसको गुलामी से मुक्त करता है, गुलामी से मुक्त कर देता है। 1208 में ये गुलामी से मुक्त होता, उसके बाद भी ये सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता। ठीक है। लेकिन किस्मत खराब, 1210, ये 3 टाइम पीरियड याद रखिएगा। 1210 होता क्या है 1210 में? तो 1210 में होता ये है कि इसको बड़ा शौक रहता है घोड़े के ऊपर बैठकर हॉकी पकड़कर पोलो खेलने का। चौगान बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? चौगान। चौगान या पोलो, इसको बड़ा शौक था पोलो खेलने। ये पोलो को खेला जाता है इसको घोड़े में बैठकर, और घोड़े से गिर के खेलते खेलते ज़्यादा ही झुक गया, बदले गिर गया, बदले गिरा तो ये गले का ही हड्डी टूट गया। एम्स लाए, तब तक ख़त्म, ऑन द वे में। एम्स ला रहे थे इसको, रायपुर एम्स। कहाँ ला रहे थे? एम्स। क्वेश्चन पूछता है घोड़े से गिरकर किस दिल्ली सल्तनत में किस राजा की मृत्यु हुई है? एक क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना है। किसकी मृत्यु हुई है? कुतुबुद्दीन ऐबक की। तीन ये इनसे 3 घटनाएं। ठीक। ये तो एक क्वेश्चन पूछा था। चलो थोड़ा देर में बता रहा हूँ। इसकी बहुत सारी इसने उपाधियाँ, टाइटल्स, उपाधि, इसको बहुत सारा उपाधि प्राप्त था, टाइटल। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। बारह 1206, 1208, 1210 ये तीनों घटनाएं क्लियर है।
1206 में क्या होता है, गौरी की मृत्यु होती है। ये एक स्वतंत्र शासक बन जाता है। उसके पश्चात भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता। 1208 में गौरी का भाई इसको गुलामी से मुक्त कर देता है। उसके बाद भी अपने आप को सुल्तान नहीं घोषित करता। बेचारे का किस्मत खराब। 10 में क्या हो जाता है, इतना प्यारा होता है कि अल्लाह को ही प्यारा हो जाता है। ये इतना प्यारा रहता है कि किसको प्यारा हो जाता है, ये अल्लाह। उपाधियों में सबसे पहला याद रखना है, हर उपाधि के बाद एक एक लाइन छोड़ देना, लिखाऊंगा। पहली उपाधि ऐबक, फर्स्ट टाइटल वॉज ऐबक, पहले ये याद करो। दूसरी उपाधि हातिम द्वितीय, हातिम द्वितीय। एक बार पीसीएस एग्ज़ाम में क्या किया पता है, ऑप्शन में दे दिया हातिम प्रथम और आंसर ले लिया इनमें से कोई नहीं। तो क्लियर याद रखना है हातिम द्वितीय। हातिम ताई, अलिफ लैला, हातिम ताई, ये सब देखते थे ना बचपन में अपन, नहीं देखे हो? है, अरे है भैया। ये क्या करता था, हातिम जो है गरीबों का बहुत मदद करता था, खुद बहुत गरीब रहता था, लेकिन गरीबों की मदद करने के लिए जो बोलो वो तैयार था। बहुत ही ज़्यादा गरीबों का, पुअर पीपल्स का एकदम हेल्पफुल नेचर का आदमी था, बहुत ज़्यादा हेल्प करता था। इसलिए नाम क्या पड़ा इसका, तो हातिम तो पहले से था, इसलिए इसका टाइट हातिम द्वितीय। तीसरा याद रखना है लाख बख्श। चौथा याद रखना है कुरान खां। कुरान खान बोलो, कुरान खां या कुरान बख्श। और 5वें नंबर पर याद रखना है आपको पील बख्श। चलिए, ऐबक। ऐबक का मतलब होता है जिसका चेहरा चंद्रमा के समान होता है, उसको बोलते हैं ऐबक, या इसी को बोल सकते हो आप चंद्रमुखी। देख, इसके नाम के टाइटल में इतना बहुत कुछ है ना। इसका कौन सा उपाधि याद रखिएगा। एक उपाधि का नाम ऐबक, मतलब क्या होता है इसका, ऐबक का मतलब चंद्रमुखी। ये उपाधि देने वाला था इसको मोहम्मद गौरी। ये उपाधि इसको कौन दिया था, मोहम्मद गौरी। सब लिखना है वहाँ। ऐबक का शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा के समान मुख वाला, फेस एज अ लाइक मून, चंद्रमा के समान मुख वाला, तब क्या कहलाएगा वो, ऐबक। ठीक है। और ये टाइटल दिया कौन, मोहम्मद गौरी। ये उपाधि इसको देने वाला कौन था, मोहम्मद गौरी। दूसरे नंबर पर लिखना हातिम द्वितीय। हातिम द्वितीय ये गरीबों का अत्यधिक मदद करता था, बहुत अधिक मदद करता था गरीबों की। बहुत हेल्पिंग नेचर का व्यक्ति था, इसीलिए इसको हातिम द्वितीय कहा। और किसने कहा, ये क्वेश्चन याद रखना है आपको। हातिम द्वितीय इसको कहा मिनहाज उल सिराज। ये भी एक बहुत फेमस पर्सनालिटी अभी आगे आएगा, मिनहाज उल सिराज। मिनहाज उल सिराज। ऐबक कौन दिया था उपाधि, मोहम्मद गौरी। लाख बख्श, जब ये दान देता था ना, लाखों का बख्शीश दे देता था, मिलियंस रुपये क्या कर देता था, डोनेट कर देता था, इसलिए इसके नाम पड़ा लाख बख्श। जब ये दान देता था देखता नहीं था कितना लाख दे रहा है, लाखों रुपए दान में देने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, लाख बख्श। कुरान खां या कुरान बख्श, ये भी नाम दिया था इसको गौरी। ये कुरान इसको ऐसे याद था जैसे किसी को गाना याद होता है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, वैसे ये कुरान गा देता था। समझ में आ रहा है, इतना कुरान इसको मुँह जुबानी याद था कि ये गाना गा रहा टाइप का कुरान को गा देता था।
इसीलिए नाम क्या पड़ा इसका, कुरान खां। पील बख्श, पील बख्श का मतलब होता है हाथी को दान करने वाला, एलिफेंट डोनेट करने वाले को बोलते थे पील बख्श। ये 4 उपाधियां उसकी थी, 4 टाइटल्स। चार उपाधि याद हुआ? जोर से बोल। हाथी, हाथी, हाथी कोई मांगता था, हाथी भी दे दिया। इसके दरबारी कवि का नाम याद रखना, हसन निजामी। हसन निजामी। इसके दरबारी कवि का नाम हसन निजामी। ताज उल मासिर इसकी रचना का नाम, ये को अच्छे से याद रखना है, ताज उल मासिर। आए कौन सा? हसन निजामी इसका दरबारी कवि था, कोर्ट पोएट। हिज कोर्ट पोएट नेम वाज हसन निजामी। इसी के दरबार में मिनहाज उल सिराज भी रहेगा, लेकिन मिनहाज उल सिराज का नाम आपको इसके में नहीं याद रखना है, मेन व्यक्ति ये है, तबकात नासरी फलाना डेक, अभी नहीं याद रखना इसको, ये इल्तुतमिश के समय आएगा बेटा। लेकिन मिनहाज उल सिराज इसको युद्ध के मैदान में जीता रहता है ये, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इसका दरबारी कवि का नाम हसन निजामी, ये याद रखना है, ताज उल मासिर। ताज उल मासिर, एक ही रचना याद रखना, एक ही व्यक्ति, हसन निजामी, ताज उल मासिर। ठीक, इतनी ये तो उपाधियाँ हो गई। थोड़ा जल्दी से अब इसके स्थापत्य में आ जाओ, क्या क्या ये बनाया था। इस्टेब्लिशमेंट या बिल्डिंग्स, सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत से यही सवाल पूछता है कि इनके समय में स्थापत्य कला कैसी थी, क्या थी। ताज उल मासिर, दिल्ली में पहला बनाता है ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको रे, मस्जिद को? आए ठीक, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ बनाता है ये? दिल्ली में। ठीक, बस इतना ही क्वेश्चन आएगा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया और कहाँ कराया गया। दोनों क्वेश्चन ध्यान से याद रखना है। लेकिन इसकी राजधानी लाहौर हुआ करती थी, उसके बाद भी कहाँ बना रहा है ये? दिल्ली में। और दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बिना तो क्वेश्चन ही नहीं बनता है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, इसका एक गुरु था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, काकी। ये एक सूफी संत था। क्या था ये? सूफी संत। इसकी स्मृति में, मेमोरेंडेबल में या मेमोरीज में, स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण किया जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में कराया गया? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये कौन था? तो इसका गुरु था। किसका गुरु था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपने गुरु की याद में, जिसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में एक मीनार बनाता है जिसका नाम है कुतुब मीनार।
कोई भी लंबा चौड़ा चीज़ अगर बनानी है आपको तो उसको ऐसे बनाना पड़ेगा, इस शेप में, क्योंकि बाबू रे एक समान रहेगा तो गिर जाएगा। ये बना कुतुब मीनार। इसका जो पहला मंजिल है इसका निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक, मतलब निर्माण कार्य प्रारंभ कराया। प्रारंभ किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लिखते चलो फटाफट। लेकिन उसके कुछ दिन पश्चात मर गया, तो बाकी काम को कौन पूरा करवाया? इल्तुतमिश। लिखिए, कौन करवाता है बाकी? तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? तो इसी का गुलाम था। वो भी इसका गुलाम भी था, दामाद भी था। लेकिन कुछ समय पश्चात इसमें बिजली गिर जाएगा, भीषण। बिजली गिर जाएगा। बिजली गिरने से इसके एक दो माले खराब हो जाते हैं, तो याद रखना फिरोज शाह तुगलक उसका जीर्णोद्धार कराएगा। फिरोज शाह तुगलक, जीर्णोद्धार, रिकंस्ट्रक्शन, फिरोज शाह तुगलक। रिकंस्ट्रक्शन कौन कराएगा? फिरोज शाह तुगलक। उसके पश्चात एक बार और इसका जीर्णोद्धार होगा, कराने वाले का नाम सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी इसका क्या कराएगा? एक बार और जीर्णोद्धार कराएगा। ठीक, इसी कुतुब मीनार के पास अब सब कर रहे हैं तो अलाउद्दीन खिलजी भी करेगा। अलाउद्दीन खिलजी, ये भाई साहब बोलता है मेरे को जब भी मैं दिल्ली में घूमता हूँ तो ये मीनार बहुत खटकता है, क्योंकि जहाँ से भी देखता हूँ तो कुतुब मीनार दिखता है। अपने दरबारी को बुलाया, इधर आ, इधर इधर आ। आया भाई साहब, बोलिए, बताइए। बोले मेरे को इस मीनार से ऊंचा मीनार चाहिए और सबको बताना मैं बनवा रहा हूँ। बोले ठीक है। और वो कौन था जिसको बुलाएगा? मलिक काफूर। मलिक काफूर बोले अरे हमारा सरदार बोला है बनाना है, बनाना है, बनाना है। अब वो तो इंजीनियर था नहीं, वो क्या किया, ऐसा मीनार बनाना चालू किया, फ्लैट। अब वो कौन सा इंजीनियर था, उसको थोड़ी पता था। ये आधा दूर तक जाने के बाद गिर गया, आधा ही है। ये है अलाई मीनार। अलाई मीनार किसने बनवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाई मीनार। और इसी ने यहीं पर बनाया अलाई दरवाज़ा। अलाई मीनार, अलाई दरवाज़ा, ये दोनों बनाने वाला कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। इल्तुतमिश ने निर्माण कार्य को पूरा कराया। बिजली गिरने से उसके कुछ मंजिलें खराब हो गई थी, उसका रिकंस्ट्रक्शन कराया फिरोज शाह तुगलक ने। और उसके बाद फिर से एक बार रिकंस्ट्रक्शन कराया उसका सिकंदर लोदी ने। इतनी बातें आपको तो कुतुब मीनार से याद रखना है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? तो दिल्ली में। इतना जानने के बाद यही नहीं बन रहा है। कुतुब मीनार कहाँ है? तो दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली से दो, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद हो गया और एक क्या हो गया? कुतुब मीनार। इसके बाद तीसरा बिल्डिंग याद रखना है आपको जो इसके द्वारा बनाया गया, 2.5 दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, इंग्लिश में भी यही नाम है ना? हाँ, अलाई मीनार और अलाई दरवाज़ा। अलाई मीनार और अलाई दरवाज़ा, कुतुब मीनार के सामने दरवाज़ा बना दिया, उसी को क्या बोल दिया गया? अलाई दरवाज़ा।
ठीक है, लेकिन ये दोनों बना कौन रहा है? अलाउद्दीन खिलजी। 2.5 दिन का झोपड़ा ये बनेगा अजमेर में। कहाँ बनेगा? अजमेर में। अजमेर में एक संस्कृत कॉलेज रहता है। इस संस्कृत कॉलेज को कौन बनवाया रहता है? देखिए, विग्रह राज के द्वारा, विग्रह राज ये ना अजमेर में एक संस्कृत कॉलेज बनाया रहता है। क्या बनाया रहता है? संस्कृत कॉलेज। इस कॉलेज को तोड़कर इस अजमेर में ये 2.5 दिन का झोपड़ा, ये एक मस्जिद है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। पहला तो ये जानना है। मॉस्क क्या है? ये मॉस्क, MOSQUE, मॉस्क। मस्जिद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मॉस्क। 2.5 दिन का झोपड़ा एक क्या है? मस्जिद है। इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों पड़ा? क्योंकि इसको बनाने में 2.5 डे, 2.5 दिन का समय लगा। कितने दिन का समय लगा? इसी को अपन बोलते हैं 2.5। इसको बनाने में कितने दिन का समय लगा मस्जिद को? 2.5 दिन। इसलिए नाम क्या पड़ा इसका? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। ये इसके 3 बिल्डिंग्स याद रखना, इसके द्वारा बनाए गए। ठीक ठीक। इसका सेनापति का नाम लिख इसका। हिज कमांडर वाज बख्तियार खिलजी। देख, अभी इसके गुरु का नाम क्या था? काकी। काकी कौन सा काकी? बख्तियार काकी इसके गुरु का नाम था। इसके हाँ, काकी इसके गुरु का नाम है, कका काकी जो है, ठीक है। लेकिन इसका जो सेनापति था, बड़ा खतरनाक सेनापति भैया, इसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, ध्यान से देखना है, खिलजी वंश में कोई लेना देना नहीं। इसका नाम है इसका बख्तियार खिलजी। हिज कमांडर नेम वाज बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। इसका एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? नालंदा यूनिवर्सिटी को इसने क्या कर दिया जाता है? डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया या नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी हो गया। गौरी जो है, मोहम्मद गौरी, एक क्वेश्चन पूछा था व्यापम में। गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को किस पोस्ट पर रखा था? किस पद पर आसीन था? विच पोस्ट? तो याद रखना है, आमिर ए आखुर। आमिर ए आखुर याद रहेगा। ये आमिर ए आखुर, इसका मतलब होता है अस्तबल का प्रमुख। अरे जहां पर घोड़ा रहता है, अस्तबल, ठीक है। अस्तबल का प्रमुख कौन रहता है? ऐबक। आमिर ए आखुर, पद का नाम क्या है? आमिर ए आखुर। कई बार इससे पाला पड़ेगा, ठीक है। चलिए, गौरी की मृत्यु कब हो जाती है? 1206। ऐबक की मृत्यु 1210। क्या कर रहा था भाई साहब? ये
पोलो खेल रहा था, चौगान, और घोड़े से गिर के मृत्यु हो गया। जैसे घोड़े से गिर के मृत्यु हुआ उस समय का अब थोड़ा सिचुएशन देखिए। ठीक, ये यहां पर लाहौर पड़ता है और यहां पर है दिल्ली, और ऊपर यहीं पर यूपी में एक जगह था बादायूनी, जगह का नाम बादायूनी। ऐबक की मृत्यु के पश्चात दो लोगों के बीच में आके कहानी फंस गई। एक तो ऐबक का बेटे का नाम था आराम शाह, बड़ा आराम करता था, नाम ही क्या है, आराम शाह। और एक कर्मठ व्यक्ति था लेकिन इसका दामाद था, दामाद के साथ साथ गुलाम था। ऐबक ने इसको 1 लाख जीतल में खरीदा था, 1 लाख जीतल। अभी आपको ये जीतल फीतल क्या होता है मत जानो, कल बताऊंगा, कल टंका, ईतल, जीतल ये सब क्या होता है, ठीक है। 1 लाख जीतल में किसको खरीदा था, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को, आराम शाह और इल्तुतमिश। लाहौर के जो तुर्क लोग थे, मैं बताया था भी कुछ समय पहले, तुर्क जो कुछ फेमस ऑफिसर तुर्क, ये चाहते थे कि आराम शाह गद्दी पर बैठे, लेकिन पूरे दिल्ली की जनता चाहती थी कि बादायूनी का गवर्नर, कहाँ का गवर्नर, बादायूनी का गवर्नर जो कौन था, इल्तुतमिश गद्दी पर बैठे। दिल्ली की जनता किसको देखना चाहती थी दिल्ली के शासन पर, इल्तुतमिश को। लेकिन लाहौर के जो तुर्क थे ये किसको गद्दी पर बैठा दिए, आराम शाह को। लेकिन दिल्ली की जनता किसको शासन प्रशासन पर बैठा दी, इल्तुतमिश को। जा बोले, जैसे ही इल्तुतमिश और आराम शाह दोनों के ऊपर कौन सर्वश्रेष्ठ है, स्वाभाविक सी बात है इल्तुतमिश बहुत सर्वश्रेष्ठ था, दिल्ली की जनता उसको ही शासन करना चाहती थी। इसीलिए इस दोनों के बीच में युद्ध होता है और आराम शाह मारा जाता है। फुल फ्लैश में गुलाम वंश का अगला राजा या दिल्ली सल्तनत का अगला राजा कौन हो जाएगा, इल्तुतमिश। लेकिन कुछ समय के लिए ही सही आराम शाह का शासन था। लिखो, हेडिंग डालिए, आराम शाह। पहला बात तो ही इज ए सक्सेसर ऑफ ऐबक, तो ऐबक का उत्तराधिकारी था। आराम शाह क्या था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। 1210 से लेकर 11, चलो 1210 से 1211। लेकिन ये एक अयोग्य शासक था। ये कैसा शासक था, अयोग्य शासक था। दिल्ली के पास एक जगह है, इसका नाम है जड़। ठीक है, तो 12011 में बैटल ऑफ जड़ के युद्ध में, जड़ के युद्ध में आराम शाह को इल्तुतमिश ने क्या किया, फिनिश, मर्डर, डायरेक्ट किल्ड। तो इल्तुतमिश के द्वारा आराम शाह की मृत्यु कर गुलाम वंश का या स्लेव डायनेस्टी का अगला शासक बनेगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ये किसका गुलाम था, किसका गुलाम था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, गौरी का गुलाम था। इसीलिए गुलामों का गुलाम किसको कहते हैं। अब ध्यान से क्वेश्चन सुनना, क्या पूछा था व्यापम, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश। कौन होगा, इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को। क्वेश्चन आया हुआ है। और इल्तुतमिशी गुलाम में, गुलाम वंश में भी कौन सा वंश, शमसी वंश। कौन सा वंश,
शमसी वंश का संस्थापक होगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है, इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले कहाँ पर सूबेदार था? सुल्तान बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था? तो बदायूनी का सूबेदार था। कहाँ का? ये दे रे बदायूनी का सूबेदार। दिल्ली के पास ही उत्तर प्रदेश में जगह पड़ता है, कौन? बदायूनी। तो बदायूनी का सूबेदार कौन था? इल्तुतमिश। इसके बाद बनेगा दिल्ली का सुल्तान या दिल्ली का राजा। ठीक। इल्तुतमिश के बाद अरे गुलाम वंश में मेनली अपने को 3 लोगों को पढ़ना है, जिसमें एक को पढ़ लिए कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा पढ़ना है इल्तुतमिश, तीसरा पढ़ना है अपने को बलबन, और एक महिला को पढ़ना जिसका नाम है रजिया सुल्तान। वो भी इसी की बेटी है। इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या है? रजिया सुल्तान। ख़त्म हो गया ये गुलाम वंश। ठीक है, यहाँ से क्लास आगे कल चालू करेंगे।